नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ आपको दिख रहे हैं स्वामी व्यालोक जी। व्यालोक वाणी के हैं। आप इनका महाभारत पर जो रविवार को आता है वो नहीं देखते हैं तो आप कुछ मिस कर रहे होते हैं। और चूंकि रिपोर्टिंग के इसलिए दर्जे पर क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज की राजनीति और तमाम चीजें बहुत करीब से देखी हों उन सब में से व्यालोक हैं। और व्यालोक आज इस मुद्दे पर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने वामपंथ की उन जहरीली लाइनों को महसूस किया है, उनके दंश को झेला है, जो अब सरकार हर एक सामान्य जाति के बच्चों पर देना चाहती है। मैं यहां किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी जातिगत श्रेष्ठता का भाव किसी भी समाज में जो होता है वो वाकई कैंसर की तरह होता है, बाद में बढ़ता है, धीरे धीरे फैलता है, हो सकता है। लेकिन बड़ा विचित्र इस देश में हो रहा है कि जाति तोड़ो, जाति हटाओ, और सरकार बैकड्रॉप से ला रही है। इस देश में एक ऐसी सोसाइटी तैयार हो रही थी पिछले 10-12 सालों से जो अपनी जातिगत पहचान से ज्यादा वैदिक पहचान पर बात कर रही है या इस देश के लिए बात कर रही है। और अगर उसमें कोई कमी थी ऐतिहासिकता में तो उनको दूर कर रही है। ऐसा नहीं होता कि सब कोई फ्लॉलेस सिस्टम कोई होता होगा, लेकिन वो जो दूर करने के आशय दिखाते हैं वो बदलते हैं। लेकिन चूंकि अब सरकार का जो नियम आया है वो एक भस्मासुर है जो अपने माथे पर हाथ रख रहा है और बाद में नष्ट खुद होगा, उससे पहले वो जिसके भी माथे पर हाथ रखेगा खत्म होगा। क्योंकि कॉलेजों में 50 किस्म की बातचीत होती है, बच्चों में 50 किस्म की वो होती है, लेकिन पिछले 70 सालों से 80 सालों से एक ही वो जो है, और आपको शहरों में भी वो सब ढूंढनी पड़ रही है। आप आज तक क्रीमी लेयर लागू नहीं कर पाए उन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ सीना तान के खड़े होते हो। लेकिन ऐसे मसले पर जब कभी इस देश का भविष्य दांव पर हो तब आप इतने कैजुअली एक बैकडोर से बिना किसी बहस के, बिना किसी जिम्मेदारी के आ जाए, इसी पर बात करेंगे। व्यालोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने दर्शकों को परिचय भी आपका दिया लंबा, और उसके बारे में इसलिए बताया क्योंकि आपने उस कॉलेज की जेएनयू की पॉलिटिक्स में देखा है किस तरह का जहर वो भरते हैं और क्या करने के लिए झूठ बोलना, मक्कारी, सबसे वो कैरियर नष्ट करते थे उन लोगों का जिनको जरा सा भी लेफ्ट लीनिंग से अलग कर पाते थे। तो अब ये नया कानून आपको किस तरफ दिख रहा है? नया कानून क्या, गाइडलाइन जो कि कोर्ट के आदेश पर ही आई है? जी सर, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का अभिवादन, आपको प्रणाम, नमस्ते, जय सिया राम। देखिए, एक स्थिति की कल्पना कीजिए मित्रों, कॉलेज में 17-18 साल का कोई बालिका है, गया है पढ़ने। अब वहां मारपीट होना बहुत आम सी बात है। मारपीट का मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि शस्त्र निकल जाए या वो घातक मारपीट हो, लेकिन थोड़ी बहुत छेड़खानी, मारपीट, और छेड़खानी मतलब लड़की छेड़ने वाली बात नहीं है, दोस्तों की छेड़छाड़, वो सब चलती रहती है। अब मान लीजिए ये जो नए गाइडलाइंस लागू हुए हैं, मुझे याद है कि जेएनयू में हम लोगों को किसी की जाति नहीं पता होती थी। हालांकि जेएनयू ने मुझे जाति से परिचित करवाया, ये बिल्कुल अलग बात है। मुझे बताया गया कि मेरी जाति क्या है, मुझे ये बताया गया कि मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूं उसने 5000 वर्षों तक क्या क्या अत्याचार किए। कोई भी मामला हो उसमें ब्राह्मणवाद को घसीट के ले आना, चाहे वो फिलिस्तीन का मुद्दा हो, लेकिन ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। अब मुझे नहीं पता कि फिलिस्तीन में कौन से ब्राह्मण रहते हैं। अभी एक मूर्ख जो यूपीएससी की कोचिंग देता है उसके मुंह से मैंने सुना कि चैट जीपीटी चूंकि सवर्णों ने बनाया है तो इसलिए उसके आंसर सवर्णों की तरह के होते हैं। अब इससे मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद बात क्या हो सकती है भाई? चैट जीपीटी जिस अमेरिकी कंपनी ने बनाई है उसमें चीनी, कोरियन से लेके जापानीज और उच्चतर मेधा वाले हिंदुस्तानी रहते हैं। चैट जीपीटी, लेकिन उसमें मैं बता दूं उसने जो कहा हो, लेकिन मैं एक बात स्टेब्लिश कर सकता हूं यहां भी अभी बैठे बैठे ही कि वो बेसिकली हिंदू फोबिक है और वो कट्टर इस्लामिक एजेंडे के लिए वो जो है वो नैरेटिव्स को उनको ह्यूमन बना के पेश करता है। चाहे कोई भी दर्शक जो बात कर रहा है, चाहे मुझसे सहमत हो असहमत हो, जाके चेक कर सकता है। जैसे मान लीजिए सिर्फ टाइप करे सूफिज्म क्या है,
वो सिर्फ ये सब टाइप करते चले जाए। वुमेन राइट्स क्या है, वो सब चीजें वो इस्लाम में देगा, और हिंदू इसमें इनके खिलाफ है, ये देगा। जी आगे चलिए सर। वो इसलिए है क्योंकि चैट जीपीटी क्या है, बेसिकली वो सीखता है। जो आप इंटरनेट पर जितना भी कूड़ा देंगे वो सीख लेगा। लेकिन अब ये कहना है कि वो सवर्ण है और ये है, तो भाई चैट जीपीटी ने कब आपसे आपकी जाति, कुल, गोत्र और सरनेम पूछा है? इसको जरा कर लीजिए। हाँ, हिंदू फोबिक तो इतना है कि आप उसे श्री राम पर, प्रभु श्री राम पर या प्रभु श्री कृष्ण पर चुटकुला सुने तो अब तो थोड़ी देर लगाता है, अब तो कहता है, क्योंकि हमारे जैसे लोगों ने उसको मार मार के ये सिखाया है, चाहे वो चैट जीपीटी हो या को पायलट हो, कोई भी एआई हो। लेकिन आप जैसे ही कहेंगे कि मोहम्मद के बारे में कुछ भी, जो बातें कुरान में लिखी हुई है, वह सीधा कहेगा कि ये संवेदनशील विषय है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। अस्तु, आइए जरा यूजीसी पर। यूजीसी का ये कानून क्या है या दिशा निर्देश क्या है? पहले मैं चाहूंगा कि संक्षेप में 2-3 लाइन इस पर बोलूं। नहीं, भाई इसको आप देखिए 2000 तो अच्छे से भी बता सकते हैं, क्योंकि दर्शकों के बारे में अभी देखिए 2026 में यूजीसी ने एक गाइडलाइन दिया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस। इसके तहत करना क्या है? हर एक कॉलेज, चाहे वो घासीराम विश्वविद्यालय हो दरभंगा का, या फिर वो दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, उसमें इक्विटी कमिटी बनाना अनिवार्य है, जो इक्विटी सेंटर्स के तहत बनेंगे। अब बताइए इसमें क्या क्या नई बात क्या है, और इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझना चाहिए। सरकार के पास जातिगत भेदभाव रोकने के लिए कानून थे। फिर एक रोहित वेमुला नाम का व्यक्ति सुसाइड करता है, और वो लड़का ओबीसी था, लेकिन उसको दलित बनाया गया। राहुल विंची से लेके तमाम लोगों ने, सर आपको याद होगा चूंकि आपने उसको कवर भी किया था, बहुत विस्तार से कवर किया था। उसके बाद वेमुला एक्ट बनाने की मांग आई, वेमुला की मां को पूरे देश में प्रदर्शित किया गया, वगैरह वगैरह। और 2012 के कानून के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, इससे भेदभाव नहीं थम रहा है। याद रखिएगा दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सरकारी जो मशीनरी है या भाजपा आईटी सेल वाले जो हैं, वो ये तर्क दे रहे हैं कि सरकार ने थोड़े बनाया है, ये तो जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हमने बना दिया। अरे तो सरकार क्या तेल बेच रही है? सरकार बनी किस लिए है? अस्तु, चलिए उसको छोड़ देते हैं। अभी इसमें नया क्या हुआ है? अब ये कमिटी अनिवार्यतः बनेगी, और इसके सदस्य कौन लोग होंगे? एससी होंगे, एसटी होंगे, ओबीसी होंगे, यहां तक कि जो सबसे खतरनाक बात है सर, इसमें मुस्लिम सदस्य होंगे। अगर आपको भेदभाव की इतनी ही पड़ी हुई थी तो उसमें जैन क्यों नहीं है, पारसी क्यों नहीं है, यहूदी क्यों नहीं है भाई? क्योंकि भारत तो धर्मशाला है, सारे लोग रह रहे हैं, तो सबको आप रखिए। सिख क्यों नहीं है उसमें? और बड़ा आदर्श वाक्य कहा गया है कि भाई इसका उद्देश्य है उच्च संस्थानों में, उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, ध्यान दीजिएगा, जाति, लिंग यानी जेंडर, सेक्स नहीं, जाति, लिंग, विकलांगता और किसी भी अन्य सामाजिक भेदभाव। जैसे मान लीजिए किसी का रंग काला है, श्यामल वर्ण है, और उसको किसी ने बोल दिया है करिया इधर आओ, इस पर भी मुकदमा चल सकता है। कहा या नहीं कहा उससे मतलब ही नहीं है। अगर किसी ने कह दिया तो मुझे जरा बताइए कि अभी जो लखनऊ में प्रत्युष पांडे नाम के एक लड़के को बापसा के लोगों ने मारा है कि भाई ये विद्यार्थी परिषद का आदमी है, और ये शब्द हैं विद्यार्थी परिषद का है, ब्राह्मण है, मारो साले को। तो सबसे पहला मुकदमा तो हाजिर है मोदी जी के लिए। क्यों नहीं इसी को? क्या ब्राह्मणों के साथ जो होता है वो भेदभाव नहीं है? क्या सामान्य वर्ग के साथ जो होता है वो भेदभाव नहीं है? जाति का हटा दीजिए, आपने आरक्षित और अनारक्षित 2 वर्गों में तो पहले ही बांट दिया है। जितनी फॉल्ट लाइंस ब्रिटिशर्स ने और जिहादियों ने क्रिएट की, आप उसी फॉल्ट लाइन में फंस रहे हैं। समिति शिकायतों की जांच करेगी, समाधान सुझाएगी, लेकिन जरा एक बार 2012 के कानून को और अभी के कानून में तुलना कर लेते हैं, ताकि दर्शकों को एकदम क्लियर हो जाए कि पहले क्या था और अब क्या था। पहले जरा कवरेज का हिसाब देखिए, पहले केवल जाति आधारित भेदभाव पर ध्यान दिया जाता था,
अब उसमें जाति के साथ लिंग, विकलांगता और सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव शामिल कर दिए गए हैं। पहले कोई स्थायी समिति अनिवार्य नहीं थी। ये कहा जाता था कि आप एक समिति बनाओ, जैसे विशाखा कांड के बाद सब जगह हुआ कि भाई कार्यस्थलों में जो नारी उत्पीड़न रोकने के लिए जो विशाखा एक्ट बना, उसी तरह का कहा जाता था कि आप बनाइए। लेकिन अब हर संस्थान में इक्विटी कमेटी अनिवार्य है। जो नहीं बनाएगी उसकी डिग्री रोक दी जाएगी, यूजीसी उसकी सहायता बंद कर देगा। कार्रवाई क्या होगी? 2012 के मामले में केवल चेतावनी और डांट डपट के छोड़ दिया जाता था। अब क्या है कि डिग्री कार्यक्रम तक रोक दिया जाएगा। मान लीजिए कोई दो बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो गया, हल्की फुल्की मारपीट हो गई, कोई एक उसमें निकल गया आरक्षित वर्ग का, कोई दूसरा अनारक्षित वर्ग का है, आप उसकी जिंदगी तबाह कर देंगे साहब। एक थोड़ी सी मारपीट की घटना में उसकी डिग्री चली जाएगी, उसका सब कुछ। और इसको हथियार कौन बनाएगा, वेपनाइज कौन करेगा? मैं जेएनयू की खदान का प्रोडक्ट, वहां वामपंथियों का जो दस्ता चलता था, उसके हरावल दस्ते में सबसे आगे महिलाएं होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वहां जीएस कैश नाम की एक बला होती थी। और भाई साहब, जीवन में मैं किसी से नहीं डरा, लेकिन जीएस कैश का नाम सुन के बड़े बड़े सुरमाओं की हालत खराब हो जाती थी। उसका फुल फॉर्म था जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। उसमें एक विद्यार्थी प्रतिनिधि भी होता था। लेकिन वामपंथियों की पुरानी आदत के अनुसार जहां कहीं भी विद्यार्थी परिषद के न जाने कितने लड़कों का करियर इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, कितने लड़कों पर मुकदमे हुए। और हम लोग तो अपने कैडर्स को सीधे कहते थे कि भैया अगर सामने से कोई भी महिला आ रही है, तुरंत पलट के और दूसरी तरफ चलने लगो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कब कौन मुकदमा लदेगा तुमको भी नहीं पता होगा। और अब इसकी बैकग्राउंड जान लीजिए कि सामान्य दिशा निर्देश थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और सरकार कह रही है कि हमने निर्देश दिया, व्यापक परामर्श के बाद इसको लागू किया है। ये बैकग्राउंड था, ये कानून है। और इसके खतरे क्या हैं इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसको वेपनाइज किया जाएगा SC/ST एक्ट की तरह और दहेज विरोधी कानून की तरह। जितने भी कानून आपने तथाकथित तौर पर आदर्श समाज बनाने के लिए किए, वो सब के सब एक हथियार बन गए हैं। और इस देश में अगर आप ये कह रहे हैं कि 15%, 20%, चलिए मान लीजिए, हालांकि मुझे नहीं लगता कि अनारक्षित वर्ग की जनसंख्या इतनी ही है, क्योंकि यूपी में ही भाई 10-12% है, बिहार में है, फिर कहाँ कहाँ है। मान लीजिए कि 15% लोग ही हैं, तो क्या सरकार ये कह रही है कि ये 15% लोग जहर खा लें, या फिर जो वामपंथी कहते हैं कि हम लोग अब अपना बोरिया बिस्तर लेकर यूरेशिया चले जाएं? सवाल ये है जी। नहीं, सवाल ये है यूरेशिया में लेगा कौन? वो तो सवाल उससे बड़ा वो है, यूरेशिया में कहाँ जाएं, क्योंकि वो तो पता नहीं चल पाया कहाँ जाना है, कहाँ से निकल के आए। लेकिन जो एक ये बात, सरकार लगातार इस तरह के कई फैसले दिख रहे हैं, खासतौर से एजुकेशन में भी दिखे हैं, कई सारी चीजें दिख रही है। और एक रोना लगातार रो रहे हैं कि साहब वो इकोसिस्टम नहीं टूट रहा, इकोसिस्टम नहीं टूट रहा। तो आम जनता तो अपने आप को सब कुछ तोड़ने पे लग रही है कि वो अपने मूल्य तोड़ रही है, अपने नुकसान झेल रही, तमाम चीजें वो कर रही है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा ये वोकिज्म है, ये पूरा DEI नहीं है, DEI नहीं आ रहा, ये पूरा का पूरा वोकिज्म आ रहा है, एग्जैक्ट लिखा हुआ है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूरोप के कॉलेजों में या अमेरिका में। ये सरकार पूरी तरह से, इतना इसका जो इंटेलेक्ट है वो इस तरह का है कि पूरी तरह घुटनों के बल बैठ के, कौन आदमी ये मंत्रालय चला रहा है, किसको ये पता चल रहा, क्या ये मालूम नहीं बैकडोर से। और चूंकि सजा का प्रावधान हटाने के बाद कितना खतरनाक ये हो जाएगा, ये कोई भी सोच सकता है कि आप झूठी शिकायत कीजिए, आपके लिए तो एक वड़ा खाना हो गया। आप तो इस तरह के लोगों को तो किसी को समझने की जरूरत ही नहीं है कि ये जो है प्रोविजन पुट ए पनिटिव कोस्ट और ऑन फॉल्स कंप्लेंट एंड एलिगेशन, making it easy for anyone belonging to SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक hurl on the unsubstantial allegation and send a general caste individual to prison based on the little to no evidence। तो ये तो पूरा का पूरा इम्बैलेंस रिस्क है, ये तो बहुत खतरनाक है। कोस्ट ऑफ फेलिंग इज लो,
Consequences for the accused may be include reputational harm, academic disruption, psychological stress and even prison. ये तो सब खत्म कर देगा ये। मतलब मुझे लगता है कि ये तो इतना खतरनाक आइडिया के साथ ये सरकार आई है और अब इसको वापस लेगी तो भी होगा। ये पूरी तरह से उनके शिकंजे में, ये मतलब सिर्फ ये चाह रहे हैं कि लोग वोट देते रहे बस इनको। ये क्या है इसमें नहीं खतरे? नहीं सर, थोड़ा सा अंतर है मेरा आपसे यहाँ। देखिए, बेसिक बात यह है कि ये सरकार शिक्षा को, जो मुझे इस सरकार से एकमात्र, बाकी सारे फ्रंट आप ठीक कर चुके, लेकिन ये सरकार न तो शिक्षा पर कुछ कर पा रही है और न ही जुडिशरी पर। जुडिशरी जो एक गंदा परनाला बन चुका है। अभी भी आप देखिए, यशवंत वर्मा 2-2 जगह जस्टिस सो कॉल्ड बने हुए हैं। आप 11 साल से कर क्या रहे हैं? आप ये कहते हैं, आपके प्रवक्ता आते हैं कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। जी, आपको पता है दर्शकों, मैं बताऊं बड़ी मजेदार बात, ये कानून की पूरी मतलब पृष्ठभूमि जो है ये इंदिरा जयसिंह की देन है। इंदिरा जयसिंह कौन है? गूगल कर लीजिए साहब। इसका ड्राफ्ट जब आप पढ़ेंगे सर तो माथा पीट लेंगे, पागल हो जाएंगे। ये सरकार चाह क्या रही है? पहली बार इसने सेक्स और जेंडर, इसको भी डिस्क्रिमिनेट कर दिया है। और अगली सीढ़ी क्या होगी? हमारे यहाँ अमेरिका का वोकिज्म जो आ चुका है दबे पांव, अब खुल के आएगा। हमारे यहाँ भी 8 जेंडर बनेंगे। हमारे यहाँ बच्चों को कहा जाएगा कि भाई लेस्बियन होना और बाइसेक्सुअल होना आपके लिए मुख्य धारा में होना है, और मुख्य धारा जो है वो तो बेकार चीज है, उससे मत रहिए। क्योंकि अमेरिका तो अब बहुत आगे चला जो चुका है। वहां तो लोग अब ये कह रहे हैं कि मैं आज फलाना कुत्ता हूं, मैं आज बंदर हूं और मेरे राइट्स हैं और मुझे भी दो। तो आप भारतवर्ष को यही बनाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके ये सारे ड्राफ्ट जिसने भी लिखे हैं वो सब के सब कट्टर वामपंथी है। भाषा देखिए सर, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि जिस तरह कांग्रेस जो वो कम्युनल बिल ला रही थी जिसमें ये मान लिया गया था कि हिंदू ही आक्रांता है, चाहे कोई भी कहीं भी कुछ करो, जो बाद में कांग्रेस सरकार दबाव के चलते नहीं लाई या जो भी उसका अपनी राजनीति थी वो नहीं लाई। इन्होंने क्या किया है? ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह, ये शब्द कहां से आया है? हिस्टोरिकल सर्विट्यूड बाइबल से आया है, उसकी जेनेसिस से आया है साहब। आप पूरा का पूरा क्रिप्टो क्रिश्चियन मैनुअल उठा के और आप छाप दे रहे हैं, और आप कहते हैं इस देश में मनुस्मृति चलाना तो कोई गुनाह नहीं है, इस देश में बाकी चीजें तो कोई गुनाह नहीं है, इस देश में सारा का सारा वाक स्वातंत्र, सारा का सारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए ही है? कभी एक पप्पू यादव खड़ा होता है, कहता है कि सवर्णों को अपनी बेटियां ब्याहनी चाहिए। क्यों भैया? अब अगर इस पर मैं कह दूं कि तुम्हारी भी बेटी है तो तुरंत हो जाएगा कि देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, बताइए। और यही ये लोग करते हैं समाज में, इस तरह का जो विभाजन है। अभी एक वो आईएएस था, उसने कहा कि सामान्य वर्ग के बेटियों पर उसकी नजर थी। उसके बाद अभी एक बैरवा, एक मध्य प्रदेश का कांग्रेस नेता है, उसने क्या कहा? रेप के बारे में कितनी घिनौनी बात उसने कही है। और आप इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आप किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं साहब? आप एक विराट हिंदू एकता पर निकले थे और जनता तो अपनी जाति भूल गई थी, वरना आपको तीसरी बार सर पर लेके नहीं नाचती सर। जनता हिंदू बनने की ओर अग्रसर है और आप जानबूझकर उन फॉल्ट लाइंस को बढ़ावा दे रहे हैं। 124 और 125 नंबर पर आप जरा पढ़िएगा सर। मैं चाहूंगा कि दर्शकों आप भी पढ़िए, गूगल पर मौजूद है ये ड्राफ्ट। 124 और 125 नंबर का जो पूरा मामला है उसमें इन्होंने सेक्स और जेंडर को विभाजित किया है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह। मैं एक सवाल बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं साहब, मोहम्मद बिन कासिम के समय से जो युद्ध शुरू हुए उसके बाद पिछले 1200 वर्षों से कभी हूण आए, शक आए, तुर्क आए, मुगल आए और फिर आखिर में अंग्रेज आए, इसमें किस जाति ने किसका शोषण कर दिया साहब? 1200 वर्षों तक तो ये युद्धरत देश रहा है, कब किसने शोषण कर दिया मुझे जरा ये बता दिया जाए। और शोषण किया जिहादियों ने, शोषण किया ईसाइयों ने, सारे कानून बदले उन्होंने। 1901 में जो नागालैंड हमारा 99% आदिवासी बहुल था, थैंक्स टू मिस्टर नेहरू, जो उन्होंने उस अंग्रेज पादरी और मिशनरी के कहने में आके, विल्सन के कहने में आके पूरे उत्तर पूर्व को ईसाई बना दिया, कट गया।
और हम तो इस पर गर्व कर रहे थे कि भाई चलिए मोदी जी वहां उधर ध्यान दे रहे हैं, वहां के लोगों को ला रहे हैं, संघ वहां पर एकल विद्यालय चला रहा है, वनवासी आश्रम, और इस वजह से हम लोग बचे भी हुए थे, वरना वो कब का आपसे अलग हो चुका होता। लेकिन ये कानून सीधे तौर पर सर एक शब्द में ये है, एक वाक्य में है, इस सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है कि 11 वर्षों के बाद भी सिस्टम उनका ही है, और खास तौर से शिक्षा में और जुडिशरी में जो इन्होंने कांड किए हैं, इनकी नकेल नहीं कसी है और सारे फॉल्ट लाइंस उभारे जा रहे हैं। जी, ये जिस तरह से मुझे लगता है कि ये तो तमाम कॉलेजेस में अब बाध्य हो गए हैं, तमाम लोग बाध्य हो गए हैं, तमाम चीजें वो यूनिवर्सिटीज करेंगी, और जो लोग अब एजुकेशन को जानते हैं कि फर्जी डिग्रियां पैसे देके मिलती हैं, तमाम चीजें, वो आज तक इसमें से एक पे भी वो नहीं कर पाए। आज तक आईआईटी से कितने अब वो नाम अखबार में छापने हैं तो दे दें, वरना अभी तक आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी जो बनानी थी वो नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, रिजर्वेशन चलिए ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, एक ही सरकार एक ही जगह पे दो बातें कैसे बोल सकती है कि मुसलमानों को अपने पूर्वजों का जो अभी सबके आंखों के सामने है, जो सामने दिख रहे हैं, मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं, सब चीजें, और जो ऐसी मजारें खड़ी कर दी, वो अपने पूर्वजों के जिम्मेदार नहीं है। ये बात बड़े बड़े उस पर कही जाती है, लेकिन एक चीज जो दिखी नहीं, जातिवाद हुआ है, जरूर हुआ है, इसमें कोई वो नहीं, और गांव में हुआ है, ऐसा नहीं है कि गांव में हम लोगों ने उस समय नहीं देखा होगा, लेकिन अब वो उससे आगे निकल रही है पूरी सोसाइटी। अब मान लीजिए, मैं ये समझ नहीं पा रहा, मान लीजिए कोई और, अब चूंकि ओबीसी तो बिल्कुल बराबर में ताकतवर और पहले से ज्यादा ताकतवर पॉलिटिशियन है, इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो भी ओबीसी है, ये तो कोई नई चीज नहीं हो रही है। इसके बाद भी अगर वहां उन इलाकों में भी जहां वो पिट रहे होंगे, जहां वो वोट नहीं डाल पाते हैं, वो अपर कास्ट, वहां भी वही होगा। अगर शोषण करने के लिए जिस तरह से वामपंथी यूनिवर्सिटीज में घुसते हैं और जिस तरह से वो बर्बाद करने के लिए, मैं तो आपको बताया कि टीचर्स भी अगर इस तरह करते थे कि डिग्री नहीं लेते थे आप लोगों का, या वो नहीं लेते थे, मतलब साइटेशन भी नहीं स्वीकार करते थे, तो उसके बाद तो वो लोग उनको जेल भिजवाने में सबसे आगे रहेंगे। ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी, मतलब और ये बात अब इस पर होगा क्या, इसका हल क्या होगा, ये तो लग नहीं सर रहा देखिए, कि। नहीं सर, इसका हल तो बड़ा आसान है। देखिए, आपने जो बात की है वो मतलब आपने एक आदर्श कानून बनाया, आपके सरकार के पैरोकार कह रहे हैं कि भाई हम तो, ऐसा थोड़े है कि सामान्य वर्ग के छात्र अगर शिकायत करेंगे तो नहीं उनकी सुनी जाएगी, हर एक की सुनी जाएगी। अब इस पर सिवाय हंसने के कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि SC/ST एक्ट का 5% मैक्सिमम है रियलाइजेशन, 0.67% से लेके 5%, 95% मामले झूठे निकलते हैं। और जो 5% से 0.67% रियलाइजेशन है, उसमें 90% केसेज ये होते हैं कि ओबीसी ने या किसी मोहम्मदन ने किया है मामला, बावजूद इसके गाली गलौज के लिए अनारक्षित वर्ग है, सामान्य वर्ग है। एक तो ये होगा। दूसरा, सरकार ये कह रही है कि सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर मिलना है, बिल्कुल ठीक। तो जब सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए, तो नीट जैसी परीक्षा में आप -40 तक की अनुशंसा कर दे रहे हैं साहब, और आपके कारिंदे कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो चलिए उसमें है, लेकिन डिग्री के लिए जो एग्जाम होता है वो तो सबका बराबर होता है। भाई, हमने तो ये भी सुना है कि कानपुर में IIT में 12-12 साल तक लोग पढ़े हुए हैं, कहीं मद्रास में लोग 10 साल से एग्जाम दे रहे हैं। तो सुना तो हमने सब है। अब इसका उपाय यह है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती थी। किसने कहा उसको कि एकदम आनन फानन में, भाई आप वक्फ बोर्ड के दौरान तो बड़ा नॉर्मल हो जाते हैं। और दूसरे, आपको अपनी आपत्ति तो जब दर्ज करानी चाहिए थी। आपके वकील साहब लोग कहाँ थे सरकार के? आपके सॉलिसिटर जनरल क्या कर रहे थे? भाड़ झोंक रहे थे, सोए हुए हैं अफीम खा के, अंटा काफिल। मजाक बना रखा है आपने इस देश का। भाई, एक ही उपाय है, या तो आप सामान्य वर्ग को कहिए कि भैया जहर खा लो सामूहिक। आपने नौकरियां छीन ली, आपने सब कुछ कर दिया, कोई उफ नहीं हुई, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हाँ भेदभाव हुआ है, तो भाई 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, अब कितनी पीढ़ी तक लोगे? और भेदभाव हुआ तो भैया किसने किया, क्या किया वो? और जो आक्रांता है उनके लिए तो आपके दिल में बड़ा प्रेम उमड़ जाता है कि नहीं जी अब उस पर नहीं कीजिए, हर एक मंदिर के नीचे शिवाला मत खोजिए। ये जो भागवत जी हैं,
ये महाराज कहते हैं हर एक मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए। क्यों नहीं खोजना चाहिए भाई? 30,000 मंदिर हमारे तोड़े गए हैं। क्या बेकार बात कर रहे हैं आप? अटाला मस्जिद के सामने खड़ा होकर आपका यूसुफ पठान सांसद फोटो खिंचवा रहा है, और आप एक प्रतिवाद नहीं, एक शब्द सरकार की तरफ से नहीं जोड़ा गया। और ये हिस्टोरिकल सर्विट्यूड जो सीधा बाइबल का जेनेसिस है, आप वो जोड़ रहे हैं इसमें। कौन सा ऐतिहासिक ये हुआ भाई? कान में शीशा डाल देते थे, झाड़ू लगा देते थे। अजीब कपोल कल्पित घटनाएं हैं, अजीब कपोल कल्पित बातें हैं भाई। उसी तरह त्रावणकोर के राजा ने ब्रेस्ट टैक्स लगा दिया। क्यों लगा दिया? कहां लगा दिया? पिछले 10 साल से ये पूरा मामला भाई लोग चला रहे हैं कि त्रावणकोर के राजा ने ब्रेस्ट टैक्स लगा दिया था, तो उसके विरोध में ये हुआ, फलानी चीजें हुई, चिलानी चीजें हुई। और मुझे लगता है कि धीरेन्द्र सर के एंड पर थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ही इस बातचीत को आगे रखता हूं। देखिए, उद्देश्य के तौर पर इस कानून में बड़ी अच्छी बातें कही गई हैं, लच्छेदार बातें कही गई हैं कि इक्विटी कमेटी का काम है कि हर प्रकार के भेदभाव की शिकायत सुने, समाधान करे, सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए। सामान्य वर्ग के छात्र भी यदि किसी प्रकार के भेदभाव की शिकायत करते हैं तो उनके ऊपर भी गौर किया जाएगा, उनकी भी बात मानी जाएगी, उनकी भी बात सुनी जाएगी। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में सीधी सी बात है, भारतवर्ष में हर एक कानून बाद में बनता है, उसका सबसे पहले दुरुपयोग शुरू हो जाता है। इसलिए मेरी नजर में तो सीधी सी बात यह है कि सरकार को सीधे तौर पर इस कानून को वापस लेना चाहिए। अगर वापस नहीं लेना है तो फिर सरकार यह सुनिश्चित करे, और ये कैसे करेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि आज तक किसी भी कानून में ऐसा ही हुआ है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि वह किस तरह से इस कानून का पालन से शुरू हुआ वही हम लोग लेंगे कि जिस तरह से आपने कहा शिवालय के नीचे हर मस्जिद के अंदर शिवाला देखना होगा, वहां के बाद लाइट के बाद ये थोड़ा गड़बड़ हुआ, मैं आपको लगा रहा था। जी सर, अब शुरू करेंगे वहां से। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सरकार कहती है कि हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग न खोजिए। सरकार के बड़े वाले सूरमा कहते हैं, भागवत जी कहते हैं, जो संघ के सर्व प्रमुख हैं। लेकिन आप ये कैसे तय करते हैं कि भाई मेरे बाप दादा फलाने ने चिलाने ने जो किया तो मुझे उसका दंड मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? और मुझे छोड़िए, मुझे तो आपने दंडित कर दिया, मेरी पीढ़ी को तो आपने दंडित किया है, मैं तो भुक्तभोगी हूं जेएनयू का। मेरे छोटे से बच्चे को भी आप दंड देंगे? मेरी पूरी पीढ़ी, आप पूरी नस्ल खत्म करना चाहते हैं क्या? लेकिन उपाय यही है सर कि सरकार इस कानून को वापस ले। अगर वापस नहीं ले तो यह सुनिश्चित करे कि इस कानून में किसी तरह का घालमेल ना हो, क्योंकि सरकारी जो कारिंदे हैं या पैरोकार प्रवक्ता जो भी हैं या आईटी सेल व्हाटएवर जो भी है, उसका कहना है कि देखिए जी कानून तो आदर्श है, ऐसा थोड़े ना है कि सामान्य वर्ग के छात्र करेंगे शिकायत तो हम नहीं सुनेंगे, सामान्य वर्ग के छात्रों के पास भी है। किस कानून का क्या उपयोग होता है भारतवर्ष में, और उपयोग से पहले दुरुपयोग कैसे सीखा जा सकता है, ये हमारे पास सारे प्रमाणों के साथ मौजूद है। चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो दहेज विरोधी कानून हो, चाहे वो कोई भी कानून हो। अब इसीलिए मेरा मानना है सर कि या तो कानूनी विकल्प लिया जाए या फिर सरकार इसको एकदम तय करे कि एक भी डिस्क्रिमिनेटरी फैसला नहीं होगा, एक भी डिस्क्रिमिनेटरी बात वो तो नहीं संभव हो नहीं सकता, वो तो सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि कॉलेजेस का जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज है बहुत सारे, मान लीजिए ओबीसी गवर्नमेंट कॉलेज है, मैं इसको फिर इस तरफ ले जाते हैं, आप चले जाइए जहां बहुत सारे, तब उनमें क्या होगा, उनमें कोई भी लीडरशिप अगर वो चाहेगी उस तरह से किसी एक लड़के का कैरियर बर्बाद करना तो वो कभी भी किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि सवर्ण के बच्चों को कि उनकी भी बात है, वो तो फिर ये बात तो जब उनके साथ अन्याय नहीं तो सेम कानून इनके पास भी हो सकता था उन बच्चों के कि भाई इनकी भी बात सुनी जाएगी। और जिस तरह की बात थी उसमें मुझे लगता है SC/ST OBC से इसको लेकर, मतलब SC/ST से ले जाके OBC, फिर अल्पसंख्यक, फिर महिलाएं,
तो इस तरह से आपने सिर्फ एक कुछ हिस्सा छोड़ दिया, बस जो युवा है जो वो है, और जो मजाक में तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका मतलब वो नहीं होता, और उस वक्त इमोशंस होते हैं जब बच्चे होते हैं, तो आप उन बच्चों का, मुझे तो लगता नहीं कि वो इस तरह से वो कभी स्ट्रेस ट्रॉमा की जो बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा ट्रॉमा तो आप एक पूरी कल्चर पे वहां लाद देंगे, उस 15-20-25% लोगों पे। एक सर, चलते चलते मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये 10 साल पहले की बात है, 2012 से भी पहले की है। मेरा एक जूनियर है आईआईएमसी में, आज बड़ा पत्रकार है। उसने वैसे ही किसी भावनात्मक इसमें एक टिप्पणी कर दी अपने साथियों के साथ आरक्षण को लेकर कुछ। आज की डेट में, उस समय भी बड़ा बवाल हुआ, लेकिन वो बच गया, उसका करियर तबाह नहीं हुआ, सब कुछ। आज के खौफनाक समय में केवल सोच के देखिए, उसने केवल ये लिखा था कि आरक्षण मत करो, बराबरी पर आओ, और ये ऐसी कुछ बातें लिखी थी। उसमें एक आध शब्द उसने कहीं कुछ ऐसा लिख दिया जो भावनात्मक तौर पर जो परेशान करने वाला था। आज की डेट में आप सोचिए कि उसकी क्या हालत क्या होती, उसकी सारी पत्रकारिता वहीं घुसेड़ दी जाती। आपने एक ऐसा अस्त्र बनाकर दे दिया साहब। और 2012 से अगर ये चल रही, उस कमिटी में कौन लोग थे, ड्राफ्ट किन लोगों ने लिखा है? सारे के सारे वामपंथी भरे हुए हैं। आप नाम उठाइए सर, आप उसकी भाषा देख के समझ जाएंगे कि अरे भाई साहब, ये तो जरूर कोई वो ने लिखा है। उसकी भाषा चीख चीख कर कह रही है कि इसमें किसी भी भाजपाई की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि भाजपा वालों की वो भाषा ही नहीं है। वो पूरी भाषा सीपीएम की है, कांग्रेस की है, मुस्लिम लीग की है। तो 11 साल से आप इसका मतलब केवल पतंग उड़ा रहे हैं, महामानव बन रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। आपसे एक शिक्षा और एक जुडिशरी, ये दो चीजें तो हो नहीं पा रही हैं। आपने बड़े काम कर दिए होंगे, ठीक है साहब, हम मान गए, लेकिन आप इस पर अगर नकेल नहीं कसेंगे तो ये इतना बड़ा बवाल होने वाला है सर। और ये शायद 1980 के समय भी जो एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट था, उससे भी खतरनाक चीजें हो सकती हैं। जी, मुझे बस। लगता है WEF का एक बहुत ही वो है, ये किताब मुझे लगता है कि शायद पहले लिख दी गई थी, ये बाद में राजीव मल्होत्रा ने किताब लिखी थी, स्नेक्स इन गंगा, बहुत ही जबरदस्त किताब थी। उसमें लिखा, इक्विटी विल अंडरमाइन हार्ड वर्क एंड मेरिट एंड देयर बाय क्रिएट ए मेडिकल सोसाइटी, दिस विल मेक इट इजियर फॉर द प्रिविलेज ग्रुप ऑफ oligarch to rule by reducing competition. Promising equity also appease the masses by exploiting their sense of victimhood and making them believe that they are entitled to every kind of benefit as reparations for the past injustice. Equity is the Marxist tools that being used to make the masses a homogeneous group of serf, Vishais earlier. तो वो सब चीजें दिखाई गई हैं कि पहले से अपराधी तय कर लिए, अपराध हो या ना हो, लेकिन अगर कोई अपराध होगा तो ये अपराधी है, और अपराध अगर नहीं हुआ तो उसको किया जाना चाहिए, उसको क्रिएट किया जाना चाहिए। ये वामपंथ सिखाता है और दिखाता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही खतरनाक एक साइन है। इस पर कैसे सरकार को, चूंकि अगर अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि साहब उसमें शामिल नहीं थे, अब आप जाइए इसको कम से कम पिनिटिव एक्शन तो हो, गलत शिकायत पे तो, क्योंकि किसी के लिए चाय पी लेना जितना आसान होगा, किसी पे ये आरोप लगा देना। जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मैं राह चलते जा रहा हूं, कोई मुझे कह देगा कि भाई इसने मुझे जाति सूचक शब्द का क्या मतलब है इसका। कोई विकलांग कह देगा कि मुझे इसने लंगड़ा लूला कहा है। कोई कुछ भी कह सकता है। जब कहे पर ही बात है, तो मैं आपसे अगर नाराज होऊंगा तो मैं कह दूंगा, देखो देखो पंडित जी ने मुझे गाली दिया, अब लीजिए, मेरा सरा गया, करिए। हालांकि पंडित जी ने अगर गाली दी है तो कुछ होगा नहीं। बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ है। मतलब उसकी कमेटी होगी, 24 घंटे में होंगी, उसके बाद उसको देना है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट को जो है ये कर देना कि उनको या तो उनको कैंसिल कर दिया जाएगा अगर वो करने में कामयाब एक्शन नहीं लेते हैं। तो वो तो ज्यादातर पर्सनल प्राइवेट वाला तो कहेगा ऐसे एक भी मसले में कि यार तुम जाओ, हमको कोई मतलब नहीं, उसको अक्यूज बना देगा, क्योंकि वो क्यों चक्कर में पड़ेगा, वो उसको क्या पागल उसने काटा है कि वो जाए बार बार लड़ता रहे कि किसी एक बच्चे के लिए। उसके पास इतना टाइम ही नहीं। हम लोग जानते हैं इस देश की एजुकेशन की हालत। चलिए, लेकिन ये एक बड़ा मुझे लगता है व्यालोक आप जुड़े, लेकिन एक खतरनाक माहौल जरूर है।
और ये इस तरह से माइंडसेट के साथ बनाया गया है, जो माइंडसेट आजकल बन रहा है कि साहब इनको बाहर भेजो, इनको सब, ये नहीं कि वो इनको बाहर भेजना चाहते हैं, वो एक एक करके सबको बाहर भेजना चाहते हैं। वो कहानी सबको याद होनी चाहिए कि कैसे 4 अलग अलग कास्ट के लोगों को एक ही आदमी कैसे मारता है, वो सब चीजें दिखाई देनी चाहिए, और वो सब दिख नहीं रही है अभी लोगों को। मुझे लगता है कि शायद इस कानून की गहराई का मालूम नहीं कि किस तरह से ये एक आने वाले हमारे कैंपस के माहौल में जहर की खेती भर रहा है। तो चलिए स्वामी व्यालोक जी और तमाम लोगों से अनुरोध है, जो लोग देख रहे हैं व्यालोक वाणी को लाइक कीजिए, वहां जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको सपोर्ट भी कीजिए, चूंकि एक अच्छा चैनल है और उनको आपकी जरूरत भी है इस समय। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट्स भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद व्यालोक, आपका बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम।